परछाई एपिसोड 227। अब आगे। समायरा उन सबको देखकर नीचे अपना हाथ घुमाते हुए कहती है, 30 को मैं संभालती हूँ, 20 को तुम देखो। विवेक दुखी होकर कहता है, मुझसे तो एक भी देखा नहीं जा रहा है। समायरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे रक्षकों को देखते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम मर गए तो मुझसे शिकायत मत करना। विवेक लगभग रोते हुए कहता है, आप मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती तो कम से कम डराओ मत। विवेक भी उन रक्षकों को गौर से देखकर कहता है, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, ये सब डरावने तो बहुत है लेकिन दृष्टा के आसपास भी नहीं है। अच्छा हुआ मैं पिछले कुछ दिनों से दृष्टा के साथ रहा हूँ, वरना इन्हें देखकर तो मैं बेहोश ही हो जाता। समायरा अपने दोनों हथेलियों को नीचे किए हुए घुमा रही थी। उनके चारों तरफ अब गहरा काल धुआं आने लगता है। उसी वक्त एक रक्षक समायरा की तरफ तेजी से बढ़ता है और अगले ही पल समायरा उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। समायरा के ऐसा करते ही उस रक्षक का पूरा शरीर धूल में बदलकर वहीं उड़ जाता है। समायरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, ये तो काम कर रहा है। इस वक्त विवेक की पीठ समायरा की तरफ थी इसलिए उसने ये सब नहीं देखा था। वो कहता है, क्या काम कर रहा है? मुझे तो सिर्फ डर लग रहा है। जैसे ही विवेक की बात पूरी होती है, उसे कुछ भयानक चीखें सुनाई देती है। विवेक और समायरा ये सुनकर चौंक जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में उन दोनों को समझ आ जाता है कि वहां उनके अलावा सिर्फ उस साए के रक्षक है। इसका मतलब वो आवाज़ें उन रक्षकों की ही हो सकती है। बाकी के रक्षक भी उन आवाज़ों को सुनकर पीछे मुड़ते हैं और पीछे देखते ही उन सभी के चेहरे का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन रक्षकों के पीछे कुछ अघोरी खड़े थे और कुछ रक्षक जमीन पर बेजान से पड़े थे। ये वही अघोरी थे जो अभिज्ञान को अपने साथ लेकर गए थे। उस रात सुहानी की बातों को सुनकर युवराज के दिमाग में इन्हीं का ख्याल आया था और सुहानी से बात करने के बाद युवराज इन्हीं से मिलने गया था। उन अघोरियों को देखकर समायरा के चेहरे पर एक सुकून का भाव आता है। विवेक अपनी आंखों में चमक लिए कहता है, मैंने सोच भी कैसे लिया कि युवराज सर हमें इन राक्षसों के सामने ऐसे ही छोड़ देंगे। विवेक की बात पूरी होते ही सारे रक्षक उन पर टूट पड़ते हैं और वो सभी अपनी पूरी क्षमता से उनका सामना करते हुए उन्हें कुएं के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इधर युवराज के कहने पर सुहानी अपनी आंखें बंद करके उस साए को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। सभी बड़े गौर से सुहानी के चेहरे को देख रहे थे, लेकिन सुहानी को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर कहती है, वो मुझे फील नहीं हो रहा है। निशा कंफ्यूज होकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो तू उससे कनेक्ट कर पा रही थी ना। निशा की बात पूरी होते ही उन्हें पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि अब तक तुम सब उस कवच के अंदर थे। वो आवाज सुनते ही वहां खड़े हर इंसान की आंखें गहरी हो जाती है और उनके दिल की धड़कन और भी तेज होने लगती है। सुहानी और निशा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दोनों की आंखों के सामने वो सीन चलने लगता है जब उन्होंने उस साए को देखा था। सभी धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और अपना सर उठाकर सामने देखते हैं। उस अंधेरी गुफा में वो साया जमीन से कुछ ऊंचाई पर हवा में था। अर्नव ने आज उसे पहली बार देखा था और वो साया उसे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस साए को देखते ही युवराज उन तीनों को अपने पीछे करते हुए सामने आकर खड़ा हो जाता है। साफ समझ आ रहा था कि युवराज उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। युवराज की आंखें अब लाल हो चुकी थी और वो एकटक उस साए को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज उसे वार्निंग दे रहा हो कि अगर उसने किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। वो साया सुहानी से कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरे पास आ जाओ। सुहानी नफरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, तुम्हारे साथ होने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। वो साया जोर जोर से हंसने लगता है। उसके हंसने की आवाज आसपास के चट्टानों से टकराकर वापस आ रही थी, जो माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। वो साया गुर्राते हुए कहता है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तभी तुम मर पाओगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से कहीं बदतर बना दूंगा। मारीच की ऐसी बातें सुनकर युवराज का खून खौल जाता है। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। वो साया कहता है, हाँ सही कहा। उस साए के ऐसा कहने के दौरान अर्नव, निशा और सुहानी की नज़र युवराज के हाथ पर जाती है। युवराज अपना हाथ पीछे किए हुए कुछ इशारा कर रहा था जिसे मारीच नहीं देख पा रहा था। अर्नव और निशा उसकी बात समझ जाते हैं और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो दोनों वहां से जा चुके होते हैं। मारीच के लिए निशा और अर्नव कोई खतरा नहीं थे।
वो जानता था कि वो दोनों मामूली इंसान हैं जिसे उसका कोई भी रक्षक आसानी से मार सकता है, इसलिए वो उन दोनों पर ध्यान नहीं देता। वो साया सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी जगह पर रुक जाता है। साफ समझ आ रहा था कि युवराज उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो साया गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, वो मेरी है, मेरा वंश है और मैं उसे लेकर रहूंगा। युवराज अपनी लाल आंखों से उस साये को घूरते हुए कहता है, ये मेरी बीवी है और तेरे जैसे किसी संख्य आत्मा को मैं इसके पास भटकने भी नहीं दूंगा। सुहानी युवराज के पीछे खड़े ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, क्योंकि सिर्फ वही थी जिसे आज के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। वहीं युवराज उस साये को रोके हुए बस पद्मिनी के आने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ निशा का हाथ पकड़े हुए अर्नव तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं। वो दोनों एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहां उनके सामने 3 गुफाएं थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मारीच का कंकाल ढूंढने के लिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए। उन 3 गुफाओं में से 2 गुफाएं बिल्कुल पास थी, तीसरी गुफा थोड़ी दूरी पर थी और काफी गहरी लग रही थी। अर्नव सामने देखते हुए कहता है, क्या लगता है हमें किसमें जाना चाहिए? निशा नीचे देखकर कुछ याद करते हुए कहती है, हम पहले भी यहाँ आए हैं। वो दोनों गुफाओं की तरफ बारी बारी से उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, जहाँ तक मुझे याद है हम पिछली बार इन दोनों गुफाओं में गए थे। इस गुफा में मुझे और समायरा को युवराज सर की मॉम मिली थी और इस गुफा में युवराज सर और सुहानी को मृदुला की अस्थियां। हमने वहां कोई भी कंकाल नहीं देखा था। ये सुनकर अर्नव कहता है, इसका मतलब इन दोनों गुफा में उन कंकाल के मिलने के चांस कम है और हमें उस तीसरी गुफा में जाना चाहिए। निशा कहती है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अर्नव फिर से निशा का हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है तो फिर चलो। ये कहकर अर्नव और निशा उस तीसरी गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों उस गुफा के सामने पहुंचते हैं, उनके कदम अचानक से रुक जाते हैं। एकाएक उनके सामने एक लंबा चौड़ा सा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। उसकी हाइट 6.5 फीट से ज्यादा थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। देखने में वो काफी गंदा लग रहा था और उसकी हरकतें किसी आदमखोर जानवर की तरह थी। उसे सामने देखकर अर्नव और निशा घबरा जाते हैं। निशा डर से हकलाते हुए कहती है, कका क्या ये रक्षक है? अर्नव निशा की बात पूरी करता है। निशा उस रक्षक को खौफ भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, युवराज सर ने तो कहा था कि रक्षक कुएं के अंदर नहीं आते। अर्नव कहता है, सिंघनिया मेंशन के तहखाने पर कोई पहरा नहीं दे रहा है। हो सकता है ये वहीं से अंदर आया होगा। अर्नव की बात पूरी होते ही वो रक्षक अर्नव पर झपट पड़ता है। ये देखकर निशा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो अर्नव को पकड़कर उसकी गर्दन पर बाइट करने वाला होता है, वहां किसी की दर्द भरी चीख गूंजने लगती है। निशा को एहसास होता है कि वो चीख अर्नव की नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो जाती है। वो देखती है कि अर्नव ने अपने एक हाथ से उस रक्षक को पकड़ा था। उस रक्षक की पीठ अर्नव से लगी थी। उस रक्षक की गर्दन से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और उसकी आंखें लगभग बाहर आ चुकी थी। निशा अर्नव के दूसरे हाथ को देखती है। उसके दूसरे हाथ में खून से सना हुआ वही कटार था जिसे शिशिर ने उसे दिया था। ये सब देखकर निशा एक चैन की सांस लेती है। अगले ही पल अर्नव उस रक्षक को छोड़ देता है और वो रक्षक जमीन पर गिर जाता है। निशा अर्नव को हैरानी से देखते हुए कहती है, सर आप ठीक है ना? अर्नव हाँ में अपना सर हिला देता है। निशा उसी तरह अर्नव को देखते हुए कहती है, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। अर्नव एक स्माइल के साथ कहता है, अभी मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। वो दोनों फिर से गुफा के अंदर चले जाते हैं। इधर विवेक और समायरा उन अघोरियों के साथ रक्षकों से लगातार लड़ रहे थे। समायरा अपनी पूरी ताकत से उनका सामना कर रही थी। उसे ये देखकर काफी हैरानी हो रही थी कि वो उन काली शक्तियों को कितनी आसानी से काबू कर पा रही है। समायरा को महसूस हो रहा था कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। उन रक्षकों से लड़ते हुए समायरा के दिमाग में उसकी मां रक्षा चल रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि रक्षा क्यों उसे हमेशा उसकी काली शक्तियों को जागृत करने के लिए कहती थी और क्यों वो समायरा की शक्तियां पाना चाहती थी। समायरा के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। वहीं विवेक की कंडीशन समायरा से काफी अलग थी। वो भी भैरवनाथ की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ये शक्तियां उसके काबू में नहीं थी। विवेक के चारों तरफ एक तरह की ऊर्जा का घेरा बन गया था। जो भी उसके पास आता था, अगर उसे विवेक नहीं मार पाता तो वो ऊर्जा उसे मार देती थी। विशिंग वेल के आसपास का माहौल अब बहुत भयानक हो चुका था। बहुत से रक्षक मारे गए थे
जिनकी लाश जमीन पर पड़ी थी। वो अघोरी तो और भी बेदर्दी से रक्षकों को मार रहे थे। समायरा एक रक्षक को जैसे ही खत्म करती है, उसे अपने पीछे एक जोर का वार महसूस होता है और वो अपनी जगह से कई फीट दूर जाकर गिर जाती है। समायरा को समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसके बैक में जोर का दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द को इग्नोर करके फौरन उठकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही समायरा पीछे मुड़ती है तो रक्षित उसके सामने खड़ा होता है। समायरा रक्षित जो जानती नहीं थी, लेकिन उसे देखकर समझ आ जाता है कि ये बाकी रक्षकों से अलग और बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो दोनों एक दूसरे को ही घूर रहे थे। रक्षित गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, तंत्रा को मारने में तुम भी शामिल थी ना? समायरा भी अपनी पोजीशन लेकर रक्षित की आंखों में देखते हुए कहती है, कौन तंत्रा? रक्षित कहता है, वही जो इस कुएं की सदियों से रक्षा करती आ रही थी। समायरा समझ जाती है कि ये उसी तांत्रिक की बात कर रही है जिसने मृदुला को जागृत किया था। समायरा अपने एरोगेंस के साथ कहती है, अच्छा वो बड़ी नालायक थी, अपना काम जो नहीं कर पाई, उसके रहते हुए हमने इस मारीच की साधना भंग कर दी। मुझे उम्मीद है तुम उससे बेहतर होगे। समायरा की बातों से रक्षित का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। वो गुस्से से चीखते हुए कहता है, वो मेरी बहन थी। रक्षित के ऐसा कहते ही समायरा फिर से हवा में उठकर जोर से नीचे गिर जाती है। इसके बाद रक्षित समायरा पर लगातार वार करना शुरू कर देता है। रक्षित उस साय का सबसे ताकतवर रक्षक था। समायरा उसका सामना नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ही उठकर खड़ी होती, रक्षित उस पर फिर से हमला कर देता है। वो समायरा को कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहा था। समायरा अब काफी हद तक घायल हो चुकी थी और जमीन पर पड़ी थी। उसकी बॉडी के कई हिस्सों से खून बह रहा था। रक्षित चलकर उसके सामने आ जाता है और कहता है, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उससे बेहतर हूँ? समायरा जमीन और पड़े लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उठ नहीं पा रही थी। ये देखकर रक्षित आगे कहता है, बस मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर रक्षित अपने दोनों हाथ क्रॉस करके अपने सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर समायरा समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। विवेक इस वक्त अपनी लड़ाई में लगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि समायरा के साथ क्या हो रहा है। जब रक्षित अपना मंत्र पूरा कर लेता है तो वो अपनी आंखें खोलता है। रक्षित की आंखें खोलते ही समायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। रक्षित एक झटके के साथ अपना हाथ नीचे कर लेता है। जैसे ही वो अपना हाथ नीचे करता है, उसे एक जोर का झटका लगता है और वो कई कदम पीछे चला जाता है। रक्षित को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। उसके ऐसा करने से समायरा को उसी वक्त मर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या था? अपने मन में ये सवाल रक्षित जैसे ही अपनी नजरें उठाकर देखता है तो उसे अपने सामने एक लंबी और खतरनाक औरत दिखाई देती है। उस औरत को देखकर रक्षित भी हैरान रह जाता है। वहां दृष्टा खड़ी थी। खुद को अब तक जिंदा पाकर समायरा भी अपनी आंखें खोलती है। वो भी दृष्टा को वहां देखकर दंग रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दृष्टा खुद को इस लड़ाई में शामिल करेगी। राक्षस दृष्टा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्यों? दृष्टा अपनी भयानक आवाज में कहती है, ये मेरा शिकार है और अपना शिकार मैं किसी और को करने नहीं देती। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।